साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। क्या कर्नाटक की चुनाव की जो लड़ाई है, क्या वो जाति पर आ गई है, जात पात पर आ गई है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने देखा 2 दिन के दौरे पर है राहुल गांधी। पहले कोलार से किस तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, वो भी हमने देखा। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या उन्होंने ओबीसी का अपमान किया है, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि अगर केंद्र सरकार को ये लग रहा है कि ओबीसी का अपमान हो रहा है, तो सबसे पहले तो अपमान क्योंकि वो कर रही है, इसलिए जातिगत जनगणना जो है, जो हमने 2011 में करवाई थी, उसके आंकड़े क्यों नहीं सार्वजनिक किए जाते हैं, ये सवाल दागा। और उसी के साथ आपने देखा आज भी बीदर में भी उन्होंने जो चुनावी रैली की थी, उसमें भी उन्होंने केंद्र की योजनाओं को लेकर और 40% कमीशन वाली सरकार, ये कहकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी। ये हमने देखा किस तरीके से अब शतार को भी बड़ा लिंगायत चेहरा, उससे भी पार्टी के भीतर शामिल कर लिया गया है। लेकिन इन सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जात पात की इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उन्होंने कहा है कि कास्ट सेंसस बहुत जरूरी है। जो हर दशक में जो गणना होती है, अब उसका आधार कास्ट होना चाहिए, जातिगत आधार होना चाहिए, ताकि ये समझ में आ जाए कि हमें जिन्हें फायदा पहुंचाना है, जिनके बारे में काम करना है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस अगर हमारे पास होगा, अगर आंकड़े होंगे, तो कम से कम ये तो साफ हो जाएगा कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने एससी एसटी हैं, कितने दलित हैं, और फिर ये पता चलेगा कि उनके लिए किस तरह की योजनाओं का हमें आगाज करना है। इसके मायने क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे, और कर्नाटक के चुनावी गणित में इसका क्या असर हो सकता है, ये भी आपको बताएंगे। पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली विधानसभा के बाहर बीजेपी का गदा, दिल्ली शराब घोटाले में सीएम को बताया सरगना, पुलिस से झड़प। चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में मनीष सिसोदिया, दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने किया था पेश। अतीक हत्याकांड के तीनों आरोपियों की सुरक्षा कारणों से बदली गई है जेल। नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल में किया गया है शिफ्ट। अतीक मर्डर से निशाने पर योगी सरकार, नीतीश बोले यूपी में जंगल राज। महबूबा ने कहा सोची समझी साजिश के तहत हुई है हत्या। और कर्नाटक चुनाव से ऐन पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने थामा कांग्रेस का हाथ, टिकट न मिलने से नाराज थे। देखिए, लुक साउथ की तरफ, मिशन साउथ पर है बीजेपी, और बीजेपी के लिए बहुत अहमियत रखता है ये कर्नाटक का चुनाव। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस घेराबंदी लगातार कर रही है, जाहिर तौर पर जिस तरह से 2 दिन से राहुल गांधी वहां पर मौजूद है कर्नाटक में, और एक के बाद एक वो निशाने पर लिए हुए हैं बीजेपी सरकार को, और खास तौर पर बीजेपी को जिस तरीके से, चाहे वो दूध की बात हो या फिर कुछ और मुद्दे हो, जिस तरह से वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम ये रहा, आपको याद होगा कोलार में ही 2019 में जब उन्होंने बयान दिया था, उस वक्त उन्होंने कुछ ऐसा सरनेम को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था, जिसकी वजह से उनकी संसदीय सदस्यता भी चली गई थी। कोलार में कल जब वो पहुंचे, दोबारा इस बात को लेकर जब सवाल दागे गए, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि अगर केंद्र सरकार खुद को हितैषी मानती है, तो क्यों नहीं जातिगत जनगणना वो करवाती है। 2011 में जो हमने करवाया था, उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है। आपको याद दिलाते हैं, 2011 में दरअसल एक पहल की गई थी, जयराम रमेश के नेतृत्व में 25 करोड़ घरों तक पहुंचे थे लोग, और उसके बाद कास्ट सेंसस एक डाटा क्रिएट किया गया था, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। अब कांग्रेस ये मांग कर रही है कि इसे क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है, ये कहकर कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। और अब जिस तरीके से कर्नाटक में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं, ऐसे बागी हैं जो बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में अगर ये जातिगत मतगणना की भी बात हो जाती है, जातिगत जनगणना की बात होती है, तो किस तरीके से मुश्किलें बढ़ सकती हैं बीजेपी की, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले जरा देखिए राहुल गांधी किस तरीके से गरज रहे हैं बीजेपी पर। 2011 में हिंदुस्तान का सेंसस हुआ था। उस सेंसस में हमने ओबीसी का कैटेगराइजेशन किया था। आज तक
वो सेंसस रिपोर्ट पब्लिक नहीं बनाई गई है। देखिए, अगर हमें सबको भागीदार बनाना है तो ये तो पता होना चाहिए कि कितनी आबादी किसकी है, ओबीसी की कितनी आबादी है, दलितों की कितनी आबादी है, आदिवासियों की कितनी आबादी है। यह पहला कदम है। अगर हमें यही नहीं मालूम कि देश में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी, दलित, बाकी लोग कितने हैं, तो हम सबको भागीदार कैसे बनाएंगे। तो पहला कदम, अगर हम देश में ओबीसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका हक उनको देना चाहते हैं, तो पहला कदम है कि ओबीसी सेंसस में जो डेटा है उसको प्रधानमंत्री रिलीज कर दें, पब्लिक कर दें। सरकार आई तब से लेकर अब तक ये मांग हम दोहराते आ रहे हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस जो 2011 में हुआ था, एक तो उसके आंकड़े आप सार्वजनिक कीजिए। नंबर 2, 2021 का सेंसस जो अभी तक नहीं शुरू हुआ है, ना हुआ ही नहीं है, वह भी कास्ट बेस्ड सेंसस हो, जातीय जनगणना आवश्यक है। तभी आप नीति निर्धारण कर सकेंगे कि आरक्षण के मामले में हो या कोई और नीतियां हो, कितनी संख्या है, कितनी जनगणना है, उसी के आधार पर आप उस जनगणना के लिए नीति बनाएंगे। तो साफ तौर पर कांग्रेस का यही कहना है कि जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी भागीदारी होगी, और ऐसा होगा तभी भारत का विकास मुमकिन हो सकता है। देखिए, राहुल गांधी लगातार एक ही बात का जिक्र कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कास्ट, रिलीजन, इन सब के बीच में जो फॉल्ट लाइंस है उन्हीं को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है बीजेपी के जरिए, और यही वजह है कि 2011 के जो आंकड़े हैं उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आंकड़े सार्वजनिक होंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं मुश्किल में फंस सकती है बीजेपी, क्योंकि वोट बैंक का यहाँ पर सवाल होता है। आपको पता है, ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं कह रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, डीएमके हो, ये तमाम, जेडीयू हो, तमाम ऐसे दल हैं जो इसी के पक्ष में है कि जल्द से जल्द वो जो आंकड़े हैं उनको सार्वजनिक कर देना चाहिए। देखिए किस तरह की सियासी प्रतिक्रिया हमको मिल रही है। देखो, पहले भी आप जान ही रहे हैं, जब ये जाति जनगणना की मांग थी तो सभी दलों को हमने लिखा था और ये मांग की थी कि ये जाति जनगणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। तो अगर हो रही बात उन्होंने रखी है तो अच्छी बात है, लेकिन हर जगह होनी चाहिए। पार्टियां ये चाहती हैं। आप लोगों को याद होगा कि लोकसभा के अंदर भी इनके गृह मंत्रालय के द्वारा इन बातों को कहा गया था कि देश में जातीय जनगणना होगी, लेकिन जब समय आया तो ये लोग मुकर गए। जैसे अन्य वादों से मुकर जाते हैं, वैसे ही इस वादे से भी मुकर गए। इनके उन्मुख रवैये के बाद बिहार की सरकार ने फैसला लिया कि बिहार में जातीय गणना बिहार सरकार के खर्च पर होगी। काम भी चल रहा है, एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में गया है। लेकिन हम लोग भी इस बात की हिमायती रहे, हम लोगों ने भी इस बात की हमेशा वकालत की है कि अगर देश के स्तर पर जातीय जनगणना होती, वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाती, तो 1931 के मॉडल के हिसाब से जो आज तक काम हो रहे हैं, रीसेंट मॉडल के हिसाब से काम होता और हर समाज के व्यक्ति को इसका लाभ मिलता। तो कर्नाटक में अगले महीने चुनाव होने, 10 मई को चुनाव होने, 13 मई को नतीजे आ जाएंगे, और उससे पहले किस तरीके से लामबंदी तेज हो गई है, बागी जो तेवर दिखा रहे हैं, हमने आपको दिखाया किस तरीके से, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जगदीश शेट्टार ने थाम लिया है हाथ का साथ, वो एक बड़ा सवाल बीजेपी के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस लगातार गिरती हुई नजर आ रही है, कह रही है कि आरएसएस का चेहरा थे, जनसंघ का इनको सपोर्ट मिला था, एक लंबी भागीदारी इनकी रही है पार्टी के भीतर, लेकिन फिर इनको जिस तरीके से अपमानित किया गया, इनके पास कोई विकल्प नहीं था। ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है बीजेपी को लेकर। चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी, और उसमें अगर इस तरीके से कहते हैं कि अपमान किया जा रहा है। इससे पहले इन्होंने कहा कि येदियुरप्पा को भी जिस तरीके से सीएम की कुर्सी से हटाया गया था, उसको लेकर भी जो लिंगायत समुदाय है वो काफी नाराज नजर आ रहा है। आप समझिए, कर्नाटक की राजनीति को, अगर सियासत को आपको समझना होगा, तो यहाँ पर जाति के आधार पर जिस तरीके से वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाती है पार्टियों के जरिए, उस पर बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि प्रहार हो सकता है अगर इस तरह की बात सामने आती है, या लोगों के बीच इस तरह की एक राय बन जाती है, सहमति बन जाती है। लेकिन इन सब के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से एक कास्ट कार्ड खेल लिया है, ये हम कह सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि जातिगत आधार पर जो जनगणना है वो बेहद जरूरी हो जाती है। कम से कम 2011 में जो हमने करवाया था वो आंकड़े तो आप सार्वजनिक करिए, क्योंकि जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी भागीदारी होगी, और उसी के बदले अब बदलेगा भारत, उसी के दम पर। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी को पत्र। जाति आधारित जनगणना तुरंत कराएं। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी।
कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी ने खेला जाति जनगणना का बड़ा दांव। जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करें। तो पहला कदम, अगर हम देश में ओबीसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका हक उनको देना चाहते हैं, तो पहला कदम है कि ओबीसी सेंसस में जो डेटा है उसको प्रधानमंत्री रिलीज कर दें, पब्लिक कर दें। हर समुदाय की आबादी का पता लगाना जरूरी। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो ये तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। आरक्षण पर से 50% की सीमा को हटा दें। और मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये नहीं करेंगे, क्योंकि सचमुच में ओबीसी का भला नहीं चाहते हैं। जातिगत जनगणना से शिल्पी की क्या प्रतिक्रिया हमको मिली है, जरा वो भी देखिए। देखिए, फिर से बिहार में ये मामला अभी उजागर हो गया है कि जहरीली शराब से बड़े पैमाने पे लोग मर रहे हैं। और अभी तक तो आंकड़ा जो सरकारी आंकड़ा तो हमेशा गलत रहता है। अभी 35 के लगभग पार हो गया है मरने वालों की संख्या, और मैक्सिमम गरीब दलित वर्ग के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार को अब गरीबों और दलितों से कोई मोह नहीं रह गया। सरकार चाह रही है कि इसी बहाने गरीब दलित घटते जाए, मरते जाए, यही स्थिति है। चलिए, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ है। शुभ्रांश राय, नेता कांग्रेस, हमारे साथ है। सबसे पहले रुक करूंगी शुभ्रांश राय जी का। शुभ्रांश जी, क्या जरूरत आप पड़ी कि चुनाव से पहले, 1 महीने पहले, ये मल्लिकार्जुन खड़गे को ये चिट्ठी लिखनी पड़ गई कि जात के आधार पर अब जो जनगणना है वो बहुत जरूरी है? देखिए कविता, आपके दर्शकों को 2-3 बातें जानना बड़ा जरूरी है। पहला ये कि कर्नाटक में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने ही कांग्रेस का दामन नहीं थामा है। उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री, 9 सिटिंग विधायक, 3 सिटिंग एमएलसी, 21 पूर्व विधायक और 1 वर्तमान सांसद, इतने लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कर्नाटक में कांग्रेस के साथ जुड़ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का जहाज पूरी तरह से टाइटैनिक की तरह डूब गया। इसमें कोई चर्चा सवाल नहीं है। 10 तारीख को वोट पड़ने की फॉर्मेलिटी है। 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की तीसरे नंबर की पार्टी है। दूसरा, आपने अपने पैकेज के अंदर एक दूध का जिक्र किया था। मैं आपकी बात से आता हूँ, लेकिन उससे पहले 1-2 पॉइंट शायद लोगों को जानना चाहिए। जो कर्नाटक में नंदिनी दूध है ना मैडम, वो 37 रुपया लीटर मिलता है, 37 रुपया लीटर। और जो गुजरात से अमूल दूध दिल्ली नोएडा में दिया जाता है, वो 62 रुपया लीटर दिया जाता है। दोनों दूध एक ही भैंस गाय से निकलता है, लेकिन क्योंकि वो 37 रुपया दिया जाता है और नरेंद्र मोदी जी चाह रहे थे या अमित शाह चाह रहे थे कि वो अमूल दूध ही हर जगह दिया जाए 62 रुपया लीटर। तो वहाँ ये दूसरा सबसे बड़ा भयंकर मुद्दा है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। हम और आप दिल्ली एनसीआर में रहते लाचार है, क्योंकि यहाँ कोई नोएडा से या हरियाणा से कोई सस्ते दूध के सप्लाई की व्यवस्था नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने जो जातीय जनगणना का जिक्र किया, ये जातीय जनगणना 2011 की होकर रखी है। 2021 की जनगणना का टेंडर 2019 में हो चुका है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उसको करना नहीं चाहती, क्योंकि जैसे ही आप उसको करेंगे, शायद टेलीविजन चैनल को हिंदू मुसलमान का और दूसरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। लोग पूछना शुरू कर चुके हैं कि 5-5 राज्यों के गवर्नर, सत्यपाल मलिक 5 राज्यों में गवर्नर थे और 5 जगह उनको नरेंद्र मोदी ने ही गवर्नर बनाया था। सोचिए वो कितने प्रिय होंगे। तब वो कह रहे हैं कि सीआरपीएफ ने चिट्ठी लिखा कि हम लोगों को हेलीकॉप्टर से कश्मीर से जम्मू लाया जाए,
तो टैक्स पेयर अपना पैसा क्यों देता है? ठीक है, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। देखिए, बहुत अहम बात आपने कही। आप 2011 का जिक्र कर रहे थे, फिर ये सवाल तो पूछा जाएगा आपसे भी। 2011 में जब आपने जनगणना करा ली थी, तो फिर आपने 2014 तक उन आंकड़ों को क्यों अपने तक सीमित रखा? क्यों नहीं उस टाइम पे आपने, उस वक्त आपने सार्वजनिक कर दिया? 2014 तक 3 साल कम तो नहीं होता वक्त? कविता 14 मिनट बाद के पैकेज के बाद अगर आप, मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैंने आपकी भूमिका को समझा था। सवाल राजनीति में भूमिका के हिसाब से होते। हिंदुस्तान के टैक्स पेयर पैसा क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं ना कि हमारी सेना सुरक्षित रहे, इसलिए देते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, विकसित रहे। इसलिए थोड़े देते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने लिए 8,000 करोड़ का जहाज खरीदे और सेना को 5 हेलीकॉप्टर देना हो और न दे। चलिए, शायद जवाब नहीं है आपके पास, लेकिन धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ है। धनंजय जी, अगर इतनी सारी पार्टियां कह रही हैं, अगर चिट्ठी तक लिख दी गई है, तो आपत्ति किस बात को लेकर है? देखिए, राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा है कि सिर पे कुल का छत्र लिए भीतर काले के काले और जरा नहीं शर्माते जगत में जाति पूछने वाले। जब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने महामंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, कांग्रेस के कुत्सित कुकर्मों की वजह है कि कांग्रेस आज प्रसन्न है। हमारे यहां से कुछ नेता चले गए कि चलो हमारे यहाँ कोई तो आया, कोई तो नेतृत्व करने वाला आया, कोई तो ऐसा आया जिसके चार चरित्र चेहरा हो, हमारी पार्टी को भी मार्गदर्शन देने के लिए कोई तो आया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तपे तपाए कार्यकर्ताओं के बदौलत उनके यहाँ कुछ लोग चले गए। कितनी आश्चर्य की बात है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बापू की कांग्रेस आज बाड्रा की कांग्रेस हो गई है, इसलिए कांग्रेस आज दर बदर हो गई है। कांग्रेस कहीं नहीं रह गई है और यही कांग्रेस की कुत्सित कार्य है कि कांग्रेस का कहीं कोई नाम लेवा नहीं रह गया है। मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। कांग्रेस इस मुगालते में रहे। इस कांग्रेस ने इस देश को बांटा, इस देश को वर्ग, प्रधान, संप्रदाय, जातियों में बांटने का और अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को चाटने का ये जो प्रयास किया जा रहा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो विचार के बल से चलता है। कांग्रेस पार्टी जहां एक परिवार के बल से चलती है, अलग अलग राजनीति दल एक दुकानों की तरह है, या तो एक व्यक्ति तक सीमित है या एक परिवार तक सीमित है। इससे ज्यादा कहीं वैचारिक विस्तार जिसका है, वैचारिक आसमान जिसका है। रविदास ने कहा था कि जाति सबसे बड़ी कुप्रथा है। संत रविदास ने कहा था, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि इस लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा कुठाराघात और सबसे बड़ा बाधक है, और उन्हीं के चेलों के बेटे और चेले ने मिलकर के इसको शुरू किया है। राहुल गांधी हो या कांग्रेस हो, ये सबका क्या प्रयास है कि देश को बांटा जाए, हिंदुस्तान को टुकड़े में बांटा जाए। भारत तोड़ो यात्रा उन्होंने की है और विदेश की धरती से जाकर जाति के आधार पर बांटने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम राज्य की बात करें तो हमने देखा किस तरीके से 4% जो मुस्लिम आरक्षण है उसको खत्म कर दिया गया, जिसको लेकर जबरदस्त आपत्ति दर्ज कराई है उस समुदाय ने, और 2% फिर बढ़ा दिया गया वोकलिका और लिंगायत समुदाय के लिए। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने की तो सभी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मामला भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। परिमल कुमार जी, प्रदेश महासचिव जेडीयू भी हमारे साथ है। परिमल जी, इस पर आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? देखिए, जातीय जनगणना का जहां तक प्रश्न है तो मैं आपको बता दूं कि कैसे जो सरकार है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, तो जनता के कल्याण के लिए है। और यदि राष्ट्र का विकास करना है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझें, यदि राष्ट्र का विकास करना है, प्लानिंग करना है, तो प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप होता है कि एसेस द अवेलेबल ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, और ह्यूमन रिसोर्सेज के असेसमेंट का बेस्ट उपाय सेंसस है, जनगणना है। ओके, जहां तक जातीय आधारित जनगणना का प्रचार जानते हैं कि 1991 के पश्चात कोई भी जातीय आधारित जनगणना नहीं, राइट। सरकार का जो ध्येय होता है वो समाज के सभी वर्ग, चाहे वो दलित हो, अल्पसंख्यक हो, ओबीसी हो या है ना अपर क्लास के लोग हो, सभी के कल्याण और विकास को 1931 में जिसमें जो अंतिम जिसमें कास्ट सेंसस कराए गए थे, तो उस समय भारत की जनसंख्या 27 से 28 करोड़ थी और आज भारत की जनसंख्या, तो आप बतलाएं कि 130 करोड़ जनसंख्या के लिए जो आप कल्याणकारी योजनाएं बना रहे हैं, जब तक आंकड़े आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे, कार्यक्रम प्रभावी कैसे होंगे? और आप देखिए, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी ने कहा कि आंकड़े के अभाव के कारण 90% रिजर्वेशन का लाभ जो है मात्र 9 से 10% ओबीसी कास्ट को मिल रहा है। और इसकी आवश्यकता इसलिए भी थी, आप देखिए कि सच्चर कमीशन का गठन किया गया माइनॉरिटी के विकास के लिए, है ना।
और उसने भी अद्यतन आंकड़े की कमी का रोना जो है, और उसके बाद सरकार ने बिहार के तर्ज पर, केंद्र सरकार ने बिहार के तर्ज पर, बिहार में सरकार ने कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी किया था, तो उसी के आधार पर केंद्र सरकार ने रोहिणी आयोग का गठन किया फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। उसने भी कहा कि जब आंकड़े ही नहीं है तो सब कैटेगराइजेशन कैसे होगा। फिर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के मामले में, सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन के मामले में, इंदिरा स्वामी केस में और पुनः नागराजन केस में कहा था कि जब तक अद्यतन आंकड़े नहीं होंगे तब तक रिजर्वेशन प्रभावी कैसे हो सकता है। तो मैं यहाँ स्पष्ट बतला दूं कि बिहार सरकार ने जो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने प्रारंभ जो किया है, देखिए सेंसस करवाना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार की थी, क्योंकि जो 7th शेड्यूल है उसके सेंट्रल लिस्ट के एंट्री नंबर 69 में सेंसस शब्द का वर्णन है, जनगणना शब्द का वर्णन है। तो उसी को ध्यान में रखते भारतीय संसद ने इंडियन सेंसस एक्ट पारित किया था और रजिस्ट्रार ऑफ सेंसस की स्थापना की गई थी, जो एप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन टू कंडक्ट सेंसस थ्रू आउट द ईयर कंट्री। लेकिन इन्होंने, केंद्र हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने बार बार कहा, केंद्र सरकार से आवेदन किया, रिक्वेस्ट किया कि आप जाति आधारित जनगणना कराएं, जिससे कल्याणकारी योजना विभिन्न वर्गों के लिए जो चलाई जा रही है उसकी में प्रभाविता आएगी और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगा। लेकिन आप देखिए कि इतने महत्वपूर्ण तथ्यों को की अनदेखी केंद्र सरकार ने मात्र राजनीतिक लाभ के लिए किया, क्योंकि बीजेपी को देखिए, बीजेपी को समाज के विकास से कोई लेना देना नहीं है, वो तो मात्र सत्ता सुख भोगना चाहती है। उसको भय है कि यदि जाति आधारित जनगणना कराएंगे तो हिंदू वोट बैंक बिखर जाएगा और इससे उनको ध्रुवीकरण की राजनीति करने में समस्या होगी। देखिए यहाँ पर मैं धनंजय जी जवाब ले लेते हैं, परिमल जी जवाब ले लेते हैं, क्योंकि बड़ा गंभीर आपने इल्जाम लगाया। आपने कहा है कि यहाँ पर वोट बैंक नजर आ रहा है, वोट बैंक हाथ से फिसल सकता है, इसीलिए जानबूझकर उस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया जा रहा, उसको टाला जा रहा है। धनंजय जी, परिमल जी ने पिछले 10 मिनट के भाषण अपना जो दिया, चुनावी भाषण, उसके बाद उन्होंने लास्ट में कह दिया कि हमारे नीतीश कुमार का एजेंडा समाज को बांटने का है। वो नीतीश कुमार को उनके सहयोगी अभी वर्तमान जो उप मुख्यमंत्री हैं कुर्सी कुमार, पलटू राम, चाचा नाग क्या क्या कह चुके हैं। उनके पिताजी ने कहा था कि नीतीश के पेट में दांत है, तो नीतीश के पेट के दांत जो है वो सामने नजर आने लगे हैं समाज को बांटने का। जैसे परिमल कुमार जी ने लास्ट में कह दिया कि हमारा उद्देश्य ही समाज को बांटना है। समाज को अगर विकास करना है, सड़कें बनेंगी, योजनाएं बनेंगी, पुल पुलिया बनेगा। जहां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जा रहे हैं, वही नीतीश कुमार ने पिछड़ा को अति पिछड़ा बनाया, दलित को महादलित बनाया, वो पीछे लेके जा रहे हैं कि और पीछे कौन खड़ा होगा, और पीछे कौन खड़ा होगा, बिहार को कितना पीछे ले जा सकता हूं। उन्होंने बिहार को ऐसी जगह पर ले जाकर खड़ा कर दिया है कि वो कह रहे हैं कि जब तक इसको विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा गाड़ी चलेगी नहीं, क्योंकि गाड़ी को मैंने पंचर ही नहीं किया, बर्बाद कर दिया है, खराब कर दिया है। नीतीश कुमार नकारे निजाम की वो नकारी सियासत है कि अभी शराब से कितने लोग मर गए, पहले कहते थे कि नहीं देंगे, अभी दे रहे हैं। बिहार के बदहाल और बेकार करने के लिए कोई जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं थी, जरूरत थी एडमिनिस्ट्रेशन की, जरूरत थी उद्योग की। एक कांटी का उद्योग लगा दी हो तो बताए, कुछ दिनों के लिए हमारी सरकार के उद्योग मंत्री ने मिलकर लगाया। जब आप कोई काम नहीं करेंगे तो मुद्दों से हटाने के लिए और बरगलाने के लिए, समाज को बांटने के लिए ऐसी सियासतदान है जो समाज को बांटना चाहते हैं, समाज को अलग अलग भागों में बांटना चाहते हैं, और इनका एजेंडा है कांग्रेस के पास। स्टैंड साफ कर दीजिए सरकार का, फिर दो बातें बिल्कुल साफ कर दीजिए कि आरक्षण का आधार आर्थिक ही होना चाहिए, जातिगत नहीं होना चाहिए, और जातीय आधार पर जनगणना नहीं होने देंगे। देखिए कविता जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गरीबी कोई किताबी बातें नहीं है। वो राहुल गांधी की तरह बॉन्ड विद डायमंड स्पून नहीं है। वो गरीबी की गुर्बत की कोख से निकल करके शोहरत के बुलंदियों तो छुआ है उन्होंने। गांव गरीब किसान नौजवान उनके लिए भोगा हुआ यथार्थ है, उन्होंने जिया है। इसलिए वो कहते हैं कि अग्रणी समाज का जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया है, उन्होंने कहा कि अरे परिमल जी आपका ब्रेक फेल है, मैं जानता हूं आपका ब्रेक फेल है। अरे यहाँ जल कल्याण का मुद्दा है, शुभ्रांशी, इंडिविजुअल यदि बहुत, अरे जन कल्याण और नीतीश कुमार का कोई तुलना ही नहीं है, पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया नीतीश ने। उससे जन कल्याण कैसे होगा? अरे गिरी जी सुनिए, अरे 35 लोग कल मर गए दारू पीने से, नकली दारू पीने से। नकली दारू के कारोबारी सरकार है ये। अरे सुन लीजिए शुभ्रांशी, अगर इसी तरीके से बीजेपी की तरफ से बिल्कुल साफ हो जाता है कि कम से कम इस आधार पर जनगणना के हम पक्ष में नहीं है, तो फिर दबाव बनाने के लिए और क्या कुछ हो सकता है विपक्ष की तरफ से? कविता आपने बिल्कुल सही बात कही, ध्यान से सुनिए। पूर्वांचल में वो बात कहा जाता है कि छुपवा तो यहाँ से संगवा चलनी वहां से, जिसमें पहले ही शौच छेद है। अगर आप नरेंद्र मोदी जी का पिछले 9 साल का भाषण उठाकर देखिएगा
तो जाति का नाम 900 बार लेकर रोए होंगे स्टेज से। कहां से गिरी दिया गए भाई, थोड़ा पढ़ लिख कर आया करिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, हमारे कांग्रेस हमारे यहाँ से निकले हुए गुलामों और गद्दारों का ना 10-10 दिन टेलीविजन पे महिला मंडल हुआ था, आप भूल गए। नरेंद्र मोदी के पीछे 140 से ज्यादा सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके पास अपना कुछ नहीं है। राहुल गांधी के विद्यालय से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो खुद ओबीसी पर कमेंट करने के लिए जिनकी सदस्यता चली गई, गोरखपुर जिनका ओबीसी पर आंकड़ा करने के लिए अलग अलग बात बोलने के लिए सदस्यता चली गई, जिसकी सदस्यता चली गई राहुल गांधी। बिल्कुल कुछ वैसे ही शोर सुनाई पड़ा है जिस वजह से संसद भी नहीं चल पाई थी। हमने देखा था, मुद्दा यही हो जाता है, मुश्किल यही हो जाती है कि हम चर्चा की बात करते। देखिए, जब चर्चा होती है, बातचीत होती है, तो बातचीत से भविष्य के लिए रणनीति और रास्ता दोनों तय हो जाता है। लेकिन इस तरह का शोर होता है तो जाहिर तौर पर जो मुद्दे हैं वो गुम हो जाते हैं। कहीं कर्नाटक के मुद्दे तो नहीं इस तरह के शोर में गुम हो जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ हमको रुकना होगा कुछ पलों के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए सिर्फ भारत एक्सप्रेस के साथ।